हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जिसमें सारे सेगमेंट से जो है वो क्वेश्चन को लिया गया है और प्रतिदिन जो है आपकी ये क्लास चलती है, तो टाइम से आप लोग जो है वो क्लास से जुड़ जाया करिए, ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और नेटवर्क इशू की वजह से क्लास जो है वो अच्छे से चल नहीं रही थी। इसलिए क्लास तो आपको मिलेगी, पर डे मिलेगी, डेली जाएगी क्लास। हो सकता है आज थोड़ी सी लेट क्लास जाए, उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करघे के किस भाग में ताने के धागे को चढ़ाया जाता है? इसमें से करघे का कौन सा भाग है जिसमें ताने के धागे को क्या है, चढ़ाया जाता है? ए ऑप्शन वार्प बीम है, बी ऑप्शन क्लॉथ बीम है, सी ऑप्शन हार्नेस है और डी ऑप्शन शटल है। तो करघे का जो वार्प बीम वाला भाग होता है, इस भाग में ताने के धागे को चढ़ाया जाता है। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर ए, वार्प बीम जो है वो इसमें क्या है, ताने के धागे को चढ़ाया जाता है। और वार्प बीम होता कहाँ पर है? तो वार्प बीम जो है करघे के पीछे स्थित होता है, इसी पर ताने के धागे को चढ़ाया जाता है। और यह जो बीम होता है, वार्प बीम, ये निरंतर घूमती रहती है। जब प्रत्येक बाने का धागा भर जाता है, तो भर जाने पर हल्की से गति करके ये घूम जाता है और घूमने के उपरांत जो है वो इस पर धागे जो होते हैं वो लिपट जाते हैं और लिपटा हुआ जो धागा होता है वो क्या हो जाता है, ढीला छोड़ देता है। ठीक है, जो वो आपका मतलब जो धागा होता है उसे ये क्या करता है, ढीला छोड़ देता है। कौन सा? आपका वार्प बीम होता है। और ये सारे जो है वो किसके पार्ट्स हैं? तो ये कार्गे के ही पार्ट्स हैं। 5 भाग होते हैं करघे के, जो है वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल और जो है रीड। ये क्या होते हैं? आपके करघे के पार्ट्स होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस किनारे में प्लायर्ड सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सी ऐसी किनारी है जिसमें किस सूत्र का, तो जो प्लायर्ड सूत्र, इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सादी किनारी, बी ऑप्शन टेप किनारी, सी ऑप्शन संलग्न किनारी और डी ऑप्शन लीनो किनारी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेप किनारी जो है, इसमें प्लायर्ड सूत्रों का यूज किया जाता है। किस किनारी में? तो जो टेप किनारी होती है, इस टेप किनारी में प्लायर्ड सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है टेप किनारे में? तो ये जो होती है किनारी बड़ी होती है और इसमें सूतों से बनाई जाती है। यह किनारी किससे? तो सूतों से बनाई जाती है। और जो है क्यों सूतों के बनाई जाती है? इसमें प्लायर्ड सूतों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो वो ये सूत है उसे मजबूती, किनारी को मजबूती प्रदान कर सके। यह सादी किनारी से चौड़ी होती है। टेप किनारी जो होती है वो जो आपकी सादी किनारी होती है, इस सादी किनारी से चौड़ी होती है और चपटेपन लिए हुए होती है। कैसी? सादी और चपटेपन लिए हुए होती, चौड़ी और जो है वो चपटेपन लिए होती है। और जो है इसमें किस बुनाई का उपयोग किया जाता है? तो जो बास्केट बुनाई होती है, उस बास्केट बुनाई का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस बुनाई में 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें हम कितने हार्नेस का यूज करते हैं? तो उसमें 2 हार्नेस का प्रयोग करके वो बुनाई की जाती है। ए ऑप्शन सादी बुनाई, बी ऑप्शन सेटिन बुनाई, सी ऑप्शन साटिन बुनाई और डी ऑप्शन रिब बुनाई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी बुनाई में? तो जो सादी बुनाई है, इस सादी बुनाई में 2 हार्नेस का यूज किया जाता है। कितने हार्नेस का? 2 हार्नेस का यूज किया जाता है। एक हार्नेस जो है होता है जो ताने के धागे हैं, इन ताने के धागे के ऊपर, तथा दूसरा जो होता है वो ताने के सम धागे के लिए, तथा दूसरा जो होता है वो हार्नेस जो है वो विषम धागे के लिए यूज किया जाता है। पहला जो सम धागा होता है उसके लिए यूज किया जाता है और दूसरा हार्नेस जो उसका विषम वाला धागा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट से रेशे को निकालना निम्न में से क्या कहलाता है? पोर्ट से जब कपास के का जो पोर्ट्स होता है उसमें से जब रेशे को निकाला जाता है, तो निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? स्ट्रिपर कहलाती है, डबलिंग कहलाती है, पीकर कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहलाता है वो? पीकर कहलाता है। कौन सा आंसर सही होगा इसका? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
कपास के रेशे को पोर्स कहा जाता है। कपास के जो रेशे होते हैं उसे पोर्स कहा जाता है, और कपास जो होता है इसे आप जानते हैं किसे तंतुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विलासिता का प्रतीक निम्न में से कौन सा रेशा है? ए ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन ऊन, सी ऑप्शन लिनन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विलासिता का जो प्रतीक है या जिसे विलासात्मक रेशा के नाम से जिसे जाना जाता है वो आपका कौन सा रेशा होता है? तो जो लिनन रेशा होता है इसे विलासात्मकता का प्रतीक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये होता कैसा रेशा है? तो यह वानस्पतिक रेशा के अंतर्गत आता है। किस रेशे के अंतर्गत इसे रखा जाता है? इसे वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। किसके? लिनन में कार्बन के भी परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के भी परमाणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के भी परमाणु जो होते हैं इसमें पाया जाता है। इसका मुख्य पदार्थ जो होता है वो इस रेशे का सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कापोक निम्न में से किस पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है? कापोक जो है इसमें से किस पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन सिबा पेट्रोट, बी ऑप्शन नेटल, सी ऑप्शन चाइना ग्रास और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो कापोक जो है होता है किस पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है? तो कापोक जो है वो होता है वो आपके जो सिबा पेट्रोट पौधा होता है इसके बीज से प्राप्त किया जाता है। और जब जावा कापोस और कापोक की जो प्रजाति है जैसे आपकी जावा कापोक और जो आपका समाउमा पेड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, कापोक के पौधे को जो है इसका अन्य नाम भी, अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसे जो है वो कापोक और समाउमा पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ के शरीर से पहली बार काटा गया ऊन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन मेमने का ऊन, बी ऑप्शन होगेट ऊन, सी ऑप्शन पुल्ड ऊन और डी ऑप्शन काटी ऊन। तो भेड़ के शरीर से जो काटा गया पहला ऊन होता है वो क्या ऊन होता है? वो होगेट ऊन कहलाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होगेट ऊन के नाम से जाना जाता है। जब भेड़ क्या होती है आपकी 12 से 14 माह की होती है, अर्थात जब वो क्या होती है परिपक्वता अवस्था में पहुंच जाती है, तब उसके शरीर से इस ऊन को निकाला जाता है। और यह ऊन जो होता है वो कैसा होता है? इसका रेशा इस ऊन का मुलायम तथा मजबूत होता है और इसमें इस रेशे में प्रत्यस्कंदता और प्रत्यास्थता जो होती है दोनों उत्तम कोटि की पाई जाती है। क्या क्या? प्रत्यास्थता और प्रत्यस्कंदता दोनों जो है इसमें उत्तम कोटि की पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाम्बिक्स मोरी नामक कीट की प्रजाति से किसकी प्राप्ति होती है? जो बाम्बिक्स मोरी नामक कीट है इसकी प्रजाति से किसकी प्राप्ति होती है? ए ऑप्शन रेशम, बी ऑप्शन लिनन, सी ऑप्शन जूट और डी ऑप्शन ऊन। तो बाम्बिक्स मोरी नामक जो कीट से प्राप्त किया जाता है वो रेशम की प्राप्ति होती है। किससे? तो रेशम की प्राप्ति होती है। इसका पालन जो होता है, इस कीट का पालन किस में किया जाता है? तो जो शहतूत की पत्तियां होती हैं, शहतूत की ये शहतूत के पेड़ पर इस कीट का जो है वो पालन किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और रेशम पालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। जब रेशम के कीट को पालते हैं तो उस प्रक्रिया को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आयोजन के आयाम निम्न में से कौन से हैं? इसमें से कौन से आयोजन के आयाम है? ए ऑप्शन जटिलता, बी ऑप्शन व्यापकता, सी ऑप्शन आकार और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा आयोजन के आयाम के अंतर्गत जो है जटिलता भी आती है, व्यापकता भी आती है, आकार भी आता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी बिल्कुल इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संगठन के उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं? इसमें से संगठन का उद्देश्य कौन सा है? ए ऑप्शन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना, बी ऑप्शन सामाजिक जीवन स्तर को उत्तम बनाना, सी ऑप्शन मितव्ययिता और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो संगठन के उद्देश्य की अगर बात करें तो संगठन के उद्देश्य के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति में भी ये सहायता प्रदान करता है। हम किसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, संगठित उसको करते हैं और देन हम कार्य उस पर करते हैं तो वो जो है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करता है। सामाजिक जीवन स्तर को उत्तम बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। मितव्ययिता को करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण निम्न में से कौन सा है? इसमें से व्यवस्थापन प्रक्रिया का जो है सबसे लास्ट वाला चरण कौन सा है? ए ऑप्शन आयोजन, बी ऑप्शन संगठन, सी ऑप्शन नियंत्रण और डी ऑप्शन मूल्यांकन। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का जो सबसे अंतिम चरण है वो आपका इवोल्यूशन होता है। कौन सा होता है? तो मूल्यांकन होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूल्यांकन जो इसका आप सबसे अंतिम चरण है, आयोजन प्रथम चरण है, संगठन द्वितीय चरण है, नियंत्रण तृतीय चरण है और मूल्यांकन जो है वो सबसे चतुर्थ चरण होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जो है क्या है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, किसी चीज का आयोजन करते हैं और लास्ट में सबसे जाके हम तब उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमने कार्य जो किया है वो कार्य कहाँ तक सफल हुआ और कहाँ तक असफल हुआ। देन उसके अनुसार जो है हम नेक्स्ट जो है वो प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जोन्स ने लक्ष्यों के कितने प्रकार बताए हैं? जोन्स ने लक्ष्यों के कितने प्रकार बताए हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो जोन्स जो है इन्होंने लक्ष्यों के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने लक्ष्यों के तीन प्रकार जो है वो बताए हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? 3 प्रकार इन्होंने बताया है। पहला है दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य, दूसरा है मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्य और तीसरा जो है मध्य अंत लक्ष्य या मध्यवर्ती लक्ष्य। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कथन है निर्णय मूल्यों एवं लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं, स्तरों के माध्यम से उनका निरीक्षण किया जाता है, साधनों के उपयोग एवं सृजन में सहायक होते हैं एवं प्रबंधन में क्रिया तत्व के एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन किसका है? ए ऑप्शन ग्रास क्रैंडल एवं नालजी का है, ओपेनहीम का है, कोर्जिन का है या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट क्या सही होगा? तो इसका जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ग्रास क्रैंडल एवं नालजी का है। यह स्टेटमेंट किसका? ग्रास क्रैंडल एवं नालजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से साधन सीमित होते हैं? ए ऑप्शन मानवीय, बी ऑप्शन अमानवीय, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा साधन जो है वो सीमित होता है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मानवीय साधन जो होते हैं वो सीमित साधन होते हैं। मानवीय साधन जो है वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर बार बार इनका अभ्यास करते हैं तो इनकी सीमा में कुछ वृद्धि कर सकते हैं। मानवीय साधन के अंतर्गत जैसे परिवार की विशेष तथा सामान्य योग्यताएं, रुचियां, कौशल, इस प्रकार के जो साधन होते हैं वो मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मानवीय साधन के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके माध्यम से परिवार की आय नहीं बढ़ सकती? ए ऑप्शन लघु उद्योग, बी ऑप्शन समय का मितव्ययितापूर्ण उद्योग, डी ऑप्शन अविवेकपूर्ण व्यय और सी ऑप्शन अविवेकपूर्ण व्यय और डी ऑप्शन खाली स्थान पर सब्जी उगाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अविवेकपूर्ण व्यय जो है ये क्या है? इसके अंतर्गत आएगा। आप मतलब अब आय बढ़ाने का जब हम बचत करेंगे तभी तो लघु उद्योग करेंगे तो पैसे आएंगे, समय का मितव्ययितापूर्ण उद्योग करेंगे तो भी जो है क्या आप उपयोग करेंगे, यहाँ उद्योग नहीं बल्कि उपयोग होगा तो भी क्या है हमारा जो है वो कहीं ना कहीं से बचत हो सकती है। खाली स्थान पर सब्जी उगाएंगे तो जो घर में होने वाले खर्चे हैं इससे भी बचा जा सकता है। तो अविवेकपूर्ण व्यय से जो है वो हमारे आय में किसी प्रकार का साधन, ये हमारे आय को बढ़ाने वाला किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पक्वीकरण की प्रक्रिया में युग्मनज एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसे कहते हैं ए ऑप्शन युग्मज, बी ऑप्शन जीन, सी ऑप्शन क्रोमोसोम्स और डी ऑप्शन अर्धसूत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होगा वो क्या आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे अर्धसूत्रण के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो परिपक्व अंडाणु और शुक्राणु में जो है वो क्या होते हैं, एक एक क्रोमोसोम जो होता है इस युग्मज में आ जाता है। दैट मीन्स इनके कहने का सेंस है इसमें क्या है कि जो है जब ये अर्धसूत्रण की प्रक्रिया हो जाती है, इस अर्धसूत्रण की प्रक्रिया के पश्चात जो मेच्योर ओवम होता है और मेच्योर जो होता है वो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में क्रोमोसोम्स के एक जोड़े जो हैं
क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा जो आपका इसमें आ जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पिट्यूटरी ग्रंथ के कितने भाग होते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है इसके कितने भाग होते हैं? इसके जो होते हैं आपके 2 भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ के 2 भाग होते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? तो एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होते हैं। एंटीरियर भाग से निकलने वाला जो स्राव होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वहां से निकलने वाले स्रावों को नियंत्रित करता है। जो कौन सा? तो एंटीरियर भाग से निकलने वाला जो स्राव होता है वो जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो स्राव होते हैं, जैसे नियंत्रण हार्मोन्स, जो हार्मोन्स वहां से निकलते हैं उस हार्मोन्स को वो नियंत्रित करता है। और जो पोस्टेरियर वाला भाग होता है वो क्या करता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करता है? आपका स्रावित करता है। जो जैसे आपका मांसपेशियां हो गई, हृदय हो गया, इनकी उत्तेजित करने का जो कार्य आपका करता है वो कौन सा? पोस्टेरियर वाला भाग करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस ग्रंथि का भाग होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो किस ग्रंथ का भाग होता है? ए ऑप्शन पैंक्रियास, बी ऑप्शन थायराइड और सी ऑप्शन लीवर, डी ऑप्शन एड्रिनल। तो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो किसका? जो पैनक्रियास होता है इस पैनक्रियास का भाग होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पैनक्रियास का यह भाग होता है। यह संपूर्ण ग्रंथि पर पाया जाता है। क्या है? संपूर्ण ग्रंथि पर पाया जाता है और इसी पैनक्रियास से ही क्या है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स का जो है वो स्रावण होता है, जो शरीर में रक्त शर्करा को उदासीन करने का कार्य करता है। जो शरीर में किसको? रक्त शर्करा जो होती है उस रक्त शर्करा को न्यूट्रल बनाने का कार्य करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन यौनोत्सुक अवस्था, बी ऑप्शन नवजात अवस्था, सी ऑप्शन शैशवावस्था और डी ऑप्शन बाल्यावस्था। तो संपूर्णता की ओर ले जाने वाली जो अवस्था होती है यो किशोरावस्था, इसी को हम यौनोत्सुक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यौनोत्सुक काल में जो है यौन अंगों की विशेषताएं ज्यादा विकसित होती हैं और प्रजनन अंग, जैसे प्रजनन अंग हो गया, प्रजनन कोशिकाएं होंगी, इन सब में ज्यादा जो है वो विकास होता है। इसका आंसर बिल्कुल सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ए ऑप्शन प्रतिजैवी निर्माण में, बी ऑप्शन ऊतक अखंडता में, सी ऑप्शन फैगोसाइटिक क्रिया में और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निर्जलित आलुओं, पालक, फूल गोभी और रागी की मात्रा होनी चाहिए। निर्जलित आलुओं और पालक, फूल गोभी और रागी की मात्रा में होनी चाहिए 2 से 8%, 18 से 24%, 10 से 116% या डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो रागी की जो मात्रा इसमें होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 से 24% होनी चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न में डैश डैश बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। ए ऑप्शन सूक्ष्म जीव में, बी ऑप्शन पादप प्रजातियों में, सी ऑप्शन कवक में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर सही होगा वो कौन सा आंसर सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर सही है वो क्या है आपका? सी आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है। पादप प्रजातियों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? पूफा और मुफा दो आपके होते हैं ना, पूफा और मुफा दो आपके पाए जाते हैं, वो इसमें से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन ऑलिक अम्ल, बी ऑप्शन लिनोलेनिक अम्ल, सी ऑप्शन लिनोलिक अम्ल और डी ऑप्शन एर्कोडोनिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही है? इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलिक अम्ल जो है वो क्या होता है? ये पूफा का उदाहरण नहीं है।
किसका? ऑलिक अम्ल जो है वो पूफा का उदाहरण नहीं है। ऑलिक अम्ल क्या होता है? तो यह एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कैसा? तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी होता है जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार के पशु और वनस्पतियों, वसाओं और तेलों से प्राप्त होता है। कहाँ से? जो विभिन्न प्रकार के, जैसे पशु की वसा चर्बी से भी हमें क्या होती है? तेल की प्राप्ति होती है। और जो है वनस्पति तेल जगत से भी हमें क्या होती है? इसकी प्राप्ति होती है। तो जो आलिक अम्ल होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश डैश द्वारा होता है? विटामिन ए द्वारा, विटामिन सी द्वारा, विटामिन बी द्वारा या विटामिन डी द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर सही होगा वो क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन डी द्वारा जो है इसका अवशोषण होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और विटामिन डी की बात अगर करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, नीचे जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संतुलित तालिका कब बनाई जाती है? ए ऑप्शन साल के अंत में, साल के मध्य में, साल के शुरुआत में एवं बी दोनों में। तो जो संतुलित तालिका है वो कब बनाई जाती है? तो साल के अंत में जो है संतुलित तालिका को बनाते हैं। आय व्यय का हम बजट लेते हैं ना, तो आय व्यय में कितना संतुलन हमारा रहा है ये हम सबसे लास्ट में ही जान पाते हैं। जैसे हमारा हर साल बजट पेश होता है, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से पेश करे चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से पेश करे, तो उसमें पता चलता है ना कि इतना हमारी व्यय हुई है और इतना हमारी आय हुई है, हम घाटे में है कि मुनाफे में है। यही जो है आपकी संतुलित तालिका के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी आवश्यकता बढ़ जाती है जब अधिक मात्रा में कार्बोज को लेते हैं? ए ऑप्शन थायमिन, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन सी और डी ऑप्शन विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर सही होगा क्या है? तो इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा आंसर सही है? तो 26 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। थायमिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा आंसर सही? इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दालों में पाया जाने वाला रोधक तत्व निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन बायोटिन, सी ऑप्शन पेप्सिन और डी ऑप्शन आवर्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिप्सिन जो है वो दालों में पाया जाने वाला रोधक तत्व होता है। ट्रिप्सिन जो है वो दालों में पाया जाने वाला क्या होता है? रोधक तत्व होता है। दालों में इसके कारण कुछ विषैले तत्व आ जाते हैं जिसके कारण दाल में जो पाचनशीलता है, ये पाचनशीलता क्या हो जाती है आपकी जो है वो दाल में जो पाचनशीलता वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दाल की पाचनशीलता जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एलिन नामक यौगिक निम्न में से किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन लहसुन में, बी ऑप्शन दालचीनी में, सी ऑप्शन हल्दी में और डी ऑप्शन लौंग में। तो एलिन नामक जो आपका यौगिक पाया जाता है वो किसमें? लहसुन में पाया जाता है। लहसुन में यह उपस्थित होता है जिसके कारण यह एक एंटी एलिन क्या होता है? तो यह एक एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला होता है जिसके कारण जो लहसुन हमारा क्या होता है? इसी उपस्थिति के कारण जो है वो जो आपका एंटी बैक्टीरियल होता है हमारा लहसुन ना, बैक्टीरिया को मारने वाला जो होता है वो कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पाश्चुकृत दुग्ध की क्षमता की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, बी ऑप्शन आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, सी ऑप्शन नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके और डी ऑप्शन फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके जो है वो पाश्चुकृत दूध की जो क्षमता की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राइबोसोम में कितने प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं? राइबोसोम जो होता है इसमें कितने प्रकार के प्रोटीन अणु पाए जाते हैं? ए ऑप्शन 40 से 45, बी ऑप्शन 55 से 60, सी ऑप्शन 50 से 55 और डी ऑप्शन 60 से 70। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? तो इसमें 50 से 55% जो है वो राइबोसोम उपस्थित होते
हैं। कितने 50 से प्रतिशत जो है वो राइबोसोम में प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं और इसी को राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? तो इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का विभाजक केंद्र निम्न में से कौन होता है? कोशिका का विभाजक केंद्र निम्न में से कौन सा होता है? ए ऑप्शन गाल्गी का है, बी ऑप्शन रिक्तिका, सी ऑप्शन सेंट्रोसोम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर सही होगा वो क्या है कि कोशिका का विभाजक केंद्र जो होता है वो सेंट्रोसोम होता है। कौन सा? तो सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका का विभाजक केंद्र होता है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुख गुहिका, यौन, नासा गुहा, त्वचा किस प्रकार के ऊतक की बनी होती है? मुख गुहिका और जो आपकी यौन होती है वेजाइना, नासा गुहा और जो वह त्वचा होती है वो किस ऊतक की बनी होती है? ऑप्शन संवेदी उपकला, बी ऑप्शन संवेदी उपकला। दोनों ऑप्शन एक सेम हो गया है, संवेदी उपकला नहीं होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है वो सेम हो गया है, एक ऑप्शन कट कर देते हैं। डी ऑप्शन स्तरित उपकला और सी ऑप्शन स्तरित उपकला, डी ऑप्शन अंतर्वर्ती उपकला। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका? स्तरित उपकला के ये बने होते हैं। किसके? स्तरित उपकला के जो होते हैं बने होते हैं। स्तरित उपकला की अगर बात करें तो स्तरित उपकला में कई परतें होती हैं। परत जो होती है इसमें ज्यादा होती है। सबसे निचला स्तर जो होता है वो विभाजित होकर नए स्तरों का निर्माण करता है। जो निचला वाला स्तर होता है ना वो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के तदुपरांत जो है वो नए नए स्तरों का निर्माण करता है और जो बाहर की ओर धीरे धीरे क्या होते हैं खिसकते चले जाते हैं। बाहरी स्तर या परत का घर्षण के कारण जो होता है धीरे धीरे विनाश होने लगता है। मतलब कभी कभी देखते होंगे तो आप जो होता है ऊपर की लेयर्स जो होती है वो हट जाती है और क्या है धीरे धीरे मतलब उसका जो है क्षरण होने लगता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पेशियों की थकान को निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ए ऑप्शन पायरोमीटर, बी ऑप्शन अर्गोमीटर, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेशियों की थकान को अर्गोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एल आकार की अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ए ऑप्शन तालू में, बी ऑप्शन जबड़े में, सी ऑप्शन नाक में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो एल आकार की अस्थियां होती है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जो तालु होता है इसमें एल आकार की अस्थियां पाई जाती हैं। किस आकार की? एल आकार की अस्थियां पाई जाती हैं और ये क्या करती है तालु के का जो होता है वो पिछला हिस्सा बनाती है। तालु का जो पिछला वाला भाग होता है वो इन्हीं अस्थियों का बना होता है। इसका क्षैतिज भाग युग्मित होकर जो होता है कठोर तालु का पश्च भाग बनाता है। जो इसका क्षैतिज वाला भाग होता है जब युग्मित हो जाता है तो उसके उपरांत जो है कठोर का जो तालु होता है उसके जो कठोर वाला पार्ट्स होता है उसका निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रेडियो कार्पल जोड़ के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जोड़ जिसे रेडियो कार्पल जोड़ कहा जाता है? ए ऑप्शन कंधे के जोड़ को, बी ऑप्शन कलाई के जोड़ को, सी ऑप्शन कुहनी के जोड़ को और डी ऑप्शन हथेली के जोड़ को। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर सही होगा वो क्या है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कलाई का जो जोड़ होता है इसे रेडियो कार्पल जोड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे इसे रेडियो कार्पल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। इसमें से किस चीज को डालने पर दूध में जब हम डाल देते हैं तो हमें पनीर की प्राप्ति होती है? ए ऑप्शन एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन रेनिन, सी ऑप्शन सिट्रिक एसिड और डी ऑप्शन लाइपेज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर सही होगा इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिट्रिक एसिड को डालने पर जो है दूध में हम डाल देते हैं तो पनीर जो होता है वो फट जाता है दूध और पनीर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, पनीर को और ऐसे भी हम क्या करते हैं जैसे नॉर्मली नींबू का रस से भी हम इसको क्या करते हैं फाड़ देते हैं। साइट्रिक अम्ल से भी फाड़ा जाता है, सिट्रिक अम्ल से भी फाड़ा जाता है। नींबू वगैरह डाल के भी नॉर्मली हम घरों में इसका यूज करते हैं। छेने का पानी हो गया इसको भी डाल के हम क्या करते हैं यूज करते हैं, पनीर को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, धागे को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं? कांथा,
कश्मीरी, मणिपुरी या कसूती। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, धागे को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई को जो है वो किस नाम से जानी जाती है, कसूती, जिसे हम दुसुत्ती, गाँव में लोग क्या करते हैं उसको खाना खाना बना होता था ना, उस खाने को गिन गिन कर हम लोग क्या करते हैं उसकी बुनाई करते हैं ना, उसमें डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे स्टार्टिंग में बहुत जो दुसुत्ती, जिसे हम दो सूती, इसी को दो सूती के नाम से भी जाना जाता है। तो दो सूती की कढ़ाई लगभग लगभग सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है, जैसे बीए वगैरह में हम लोगों की बनता है, तो प्रैक्टिकल वगैरह में जो है वो इन सारी चीजों की कढ़ाई, दुसुत्ती हो गया, कासमेंट हो गया, इन सब पे जो है वो कढ़ाई करने के लिए मिलती है। तो वही हो होती है, इसकी काउंटिंग कर करके हम जो होते हैं, दो सूती होती है, चार सूती होता है, मतलब दो सूता बनाया जाता है, चार सूता होता है, फिर 6 सूता होता है, इस प्रकार के जो कढ़ाई में बनाए जाते थे। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, कथन विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। रीजन है यह कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है। असर्शन गलत परंतु रीजन सही है। असर्शन सही और रीजन असर्शन सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। डी ऑप्शन असर्शन सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 38 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के किस चरण में कम होता है। तो संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से जो परिवार के जीवन चक्र होता है उस किस चरण में सबसे कम होता है। तो जो शुरुआती वाला चरण होता है जिसमें पति पत्नी होते हैं उसमें संसाधनों का जो उपयोग सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण बन गया है। ए ऑप्शन फ्रियान है, बी ऑप्शन नियान है, सी ऑप्शन बेंजीन और डी ऑप्शन सल्फर ये रहा है। ठीक है, सल्फर है। तो इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या सही होगा, जो फ्रियान गैस है, ये फ्रियान जो होती है ये क्या करती है, इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम आमतौर पर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, प्रशीतक के रूप में। जैसे हमारे फ्रिज वगैरह में जो आपकी गैस रहती है वही यही वाली गैस होती है फ्रियान गैस, जिससे हमारी फ्रिज जो होती है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, जिसका प्रयोग जो होता है, और ये क्या करता है, विषाक्त नहीं होता, इसका यूज हम नॉर्मली जो है घरों में करते हैं। तो आज आज का हमारा जो ये क्वेश्चन था यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई टाइम पे, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। चलिए ठीक है, आराम से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और मॉक टेस्ट जरूर बताया करिए कि क्वेश्चन जो है वो कैसे लग रहे हैं, और अपनी नंबरिंग जो है वो आप कमेंट में जरूर लिख के किया करिए कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।